साथियों, प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार और प्रकृति की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए जो खेती की जाती है उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और वीडीसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में जीवामृत और घनजीवामृत का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक खेती में प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, बल्कि प्राकृतिक खेती में प्रकृति की सभी इकाइयों का सहयोग रहता है। रसायन आधारित खेती के चलते होने वाले नुकसान से बचाना ही प्राकृतिक खेती है, अर्थात फसल उत्पादन लागत को कम करना, उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाना, धरती माँ के अस्तित्व को बचाए रखना, प्रकृति के वैभव को बरकरार रखना, क्षीण होते प्राकृतिक संसाधनों और कमज़ोर होती जैव विविधता को बचाना। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य, मृदा स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण स्वास्थ्य को बचाकर प्रकृति की व्यवस्था को बनाए रखना, ताकि भविष्य में हमारी औलादों को इस धरती पर शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध पर्यावरण निरंतर मिलता रहे और हमारी औलादें इस धरती पर हमेशा हमेशा खुशी के साथ जी सकें। यही प्राकृतिक खेती करने का मुख्य उद्देश्य है। सन 1950 के दशक में हमारे देश में कुल खाद्यान्न का उत्पादन लगभग 50 मिलियन टन था, जिसे बढ़ाने के लिए हमने 1960 के दशक में हरित क्रांति कार्यक्रम को अपनाया। खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे द्वारा हरित क्रांति कार्यक्रमों के अंतर्गत उन्नतशील बीजों, रासायनिक उर्वरकों, फसल सुरक्षा रसायनों, ट्रैक्टर और उसके सहायक कृषि यंत्रों, सिंचाई साधनों, शस्य तकनीकी विधियों को बढ़ावा दिया गया। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि हरित क्रांति के अंतर्गत अपनाए गए कार्यक्रमों के कारण सन 1990 के दशक में देश का खाद्यान्न उत्पादन 50 मिलियन टन के सापेक्ष बढ़कर 270 मिलियन टन प्रति वर्ष हो गया था और हमारा देश सन 1990 के दशक में ही खाद्यान्न उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। परंतु हम यहीं न रुके, बल्कि उत्पादन बढ़ाते गए। हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमने विकास के पीछे होने वाले विनाश को नहीं पहचाना, हम विनाश की तरफ बढ़ते चले गए। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हम मानते हैं कि हरित क्रांति में अपनाए गए कार्यक्रम समय की ज़रूरत थी। इस बात में भी कोई शक नहीं है, हम मानते हैं कि हरित क्रांति में अपनाए गए कार्यक्रम समय की ज़रूरत थी और देश के कृषि वैज्ञानिकों, प्रसार कार्यकर्ताओं एवं किसानों ने इसके लिए अथक प्रयास किए थे। लेकिन आज खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता को बचाना हमारी वक्त की ज़रूरत है। लेकिन हमें यह भी स्वीकार करना पड़ेगा कि खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की इस दौड़ में हमने देश की कृषि योग्य भूमियों की उर्वरता को कमज़ोर किया है। भूगर्भ जल का दोहन बहुत अधिक किया है, जैव विविधता को नष्ट किया है, भोजन और पानी में रसायनों की उपस्थिति से मानव के स्वास्थ्य को खराब किया है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाया है। साथियों, इस दुनिया के इस धरती पर हम आखिर इंसान नहीं हैं। हमारे मरने के बाद हमारी औलादों को भी इसी धरती पर प्रकृति की इसी व्यवस्था में जीना है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था को सही बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है और यही प्राकृतिक खेती है। हमारे पूर्वज कहते थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और हमारी सनातन संस्कृति का भी यही उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मतलब ये कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवधारियों को भोजन मिलता रहे, सभी निरोगी रहें, किसी के जीवन में कोई रोग ना हो, किसी के जीवन में कोई दुख ना हो, सब सुखी रहें, सभी का जीवन मंगलमय रहे। परंतु एक हम इंसान हैं जो आज हम अपनी फसलों में किसी को कोई भी हिस्सेदारी नहीं देनी चाहते, बल्कि आज हम धरती पर मौजूद सभी जीवधारियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं, उनको स्वास्थ्य को ही नहीं ख़राब कर रहे हैं बल्कि उनको मार भी रहे हैं। जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बुजुर्गों की कही बात पर अमल करना चाहिए। साथियों, प्राकृतिक खेती के बारे में सस्य विज्ञान कहता है कि भूमि एवं फसलों का ऐसा प्रबंधन जिससे किसान परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं,
परंतु भूमि की उर्वरता को कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाए। यह परिभाषा उस समय दी गई थी जब फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग एकदम नहीं किया जाता था, परंतु आज जब हम फसलों के उत्पादन में फसल सुरक्षा रसायनों का प्रयोग बढ़ाते जा रहे हैं, तब प्राकृतिक खेती की परिभाषा ये होनी चाहिए कि खेती करने की वह तकनीक जिससे किसान परिवार की अधिकांश ज़रूरतें पूरी हो जाएं और प्रकृति की किसी भी इकाई को कोई नुकसान न होने पाए, उसी को हम प्राकृतिक खेती कहते हैं। आज प्रतिवर्ष देश के हजारों किसान खेती में घाटा हो जाने के कारण आत्महत्या तक करते हैं, जबकि 1950 के पूर्व देश में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। आज हम सब लोग यह बात तो मानते ही हैं कि फसलों की उत्पादन लागत निरंतर बढ़ती जा रही है और भोजन में वह स्वाद भी नहीं है जो पहले हुआ करता था। हम यह बात भी स्वीकार करते हैं कि भोजन और पानी में हानिकारक रसायन मौजूद हैं और इस रसायन युक्त भोजन व पानी के उपभोग से हम आप सब बीमार होते जा रहे हैं। शायद इसलिए ही प्राकृतिक खेती को अपनाने की बात चल रही है। साथियों, यदि देश में प्राकृतिक खेती को वास्तव में करना है तो फिर हमें भूमि में जीवांश कार्बन की मात्रा को 1% तक बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। गांव में सतही जल के भंडार क्षेत्रफल को कम से कम 5% करने की दिशा में काम करना होगा। खेतों की मेड़ों पर पेड़ लगाकर 25% भूमि को पेड़ों से आच्छादित करना होगा। जलचर, थलचर और नभचर के अनेक नष्ट होते जीवन को बचाने के लिए फसल सुरक्षा रसायनों के प्रयोग को बंद करना होगा। खेती करने के साथ साथ पशुपालन को बढ़ाने का भी प्रयास करना होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि भूमि की उर्वरता को सही बनाए रखने के लिए केंचुए और लाभदायक सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। फसलों में परागण की क्रिया को संपन्न कराने के लिए मधुमक्खी और रंग बिरंगी तितलियों का बहुत बड़ा योगदान है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए मेंढक और चिड़ियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। फसलों को रोगों से बचाने के लिए भूमि में पाए जाने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीवों का बहुत बड़ा योगदान है। प्राकृतिक खेती में हमें यह समझना होगा कि हमारे सुखी जीवन के लिए प्रकृति की जो इकाइयाँ हमें सहयोग प्रदान करती हैं, हमें उन सभी जड़ एवं चेतन जगत की इकाइयों को संरक्षण एवं संवर्धन करना होगा। साथियों, जब तक मनुष्य ने प्रकृति के साथ अपना संबंध बनाए रखा और प्रकृति के साथ प्रसन्नता में मिलकर जीता रहा, तब तक उसके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहीं। और जब से मनुष्य ने प्रकृति को नज़रअंदाज करना शुरू किया है, तब से उसके जीवन में दुख कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमें इस विषय पर मनन करने की ज़रूरत है। कृषि हमारी प्राचीन संस्कृति है। वास्तव में कृषि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, बल्कि दर्शन शास्त्र का विषय है। आज देश की अधिकांश भूमियों में जीवांश कार्बन की आवश्यक मात्रा घटकर 0.3% या उससे भी कम रह गई है, जबकि कृषि योग्य भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 0.8 से 1% तक होनी चाहिए। धरती का 33% हिस्सा हरे भरे पेड़ों से ढका होना चाहिए, परंतु आज देश की मात्र लगभग 7% भूमियों में ही वृक्ष शेष बचे हैं। जब हम भूगर्भ जल की बात करते हैं तो पाते हैं कि आज से 70 साल पहले देश के अधिकांश भागों में 20 से 50 फुट की गहराई पर पानी मिल जाया करता था, परंतु आज देश के 20% तराई क्षेत्रों को छोड़कर 80% क्षेत्र में पानी 200 से 250 फुट से भी अधिक नीचे तक चला गया है। 1950 के दशक में देश के गांवों में कुल भूमि के क्षेत्रफल का लगभग 3% क्षेत्र में औसत जलाशय हुआ करते थे, जबकि आज मात्र लगभग 1% क्षेत्र में ही जलाशय शेष बचे हैं, जबकि लगभग 5% भूभाग पर जलाशय होने चाहिए। साथियों, हम खाद्यान्न उत्पादन को तो देखते हैं, परंतु उसके पीछे होने वाले नुकसान को नहीं देखते, जबकि हमें होने वाले नुकसान को भी अवश्य देखना चाहिए। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान समय में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाने की बजाय प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और जैव विविधता का संवर्धन करना हमारी आज के वक्त की ज़रूरत है। और यह सब काम तभी संभव हो सकता है जब हम भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ को छोड़ें और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लालच को छोड़ें।
रसायनों से होने वाले नुकसान को समझें। साथ ही रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती करने की तरफ ध्यान दें। तभी हम अपने स्वास्थ्य को, पशुओं के स्वास्थ्य को, धरती माँ के स्वास्थ्य को और पर्यावरण स्वास्थ्य को, प्रकृति के वैभव को और धरती माँ के अस्तित्व को बचा सकते हैं। वरना फिर जैसा हम करेंगे वैसा हम भरेंगे। धन्यवाद।